वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ईरान में लोग बहुत अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर ऑफिशियल डेटा कहता है कि 3000 से अधिक लोगों को मार दिया गया विद इन अ वीक। अनऑफिशियल सोर्सेस बताती हैं कि 12000 से अधिक लोगों को मार दिया गया। एक सिविलाइजेशन के रूप में ईरान रोम एंड चाइनीज सिविलाइजेशन से भी पुराना है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसा लैंड जिसने कि पूरी दुनिया को सिविलाइजेशनल वैल्यू दिया, वह आज अपने ही लोगों को बर्बरता से मार रहा है। सिविलाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वह द ग्रेट पर्शियन सिविलाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन वह आज इस लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है। अब यह जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि एक सिविलाइजेशनल स्टेट इस लोवेस्ट पॉइंट पर कैसे पहुंच गया। देखो, आज की जो समस्याएं हैं उसका रूट भी हिस्ट्री में ही छुपा हुआ है, कारण भी हिस्ट्री में ही है और समाधान भी हिस्ट्री में ही है। तो ईरान की जो वर्तमान की प्रॉब्लम है उसका भी कारण और समाधान हिस्ट्री में ही है। चलो हम एक एक करके ईरान की जो वर्तमान की समस्याएं हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले ईरान की जो सिविलाइजेशनल जर्नी रही है उसको जानते हैं। उसके बाद ही हम वर्तमान का जो प्रॉब्लम है उसको जान पाएंगे। जब पूरे दुनिया में सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी, जैसे हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, इजिप्ट में इजिप्टियन सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, इराक में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और चाइना में चाइनीज सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, उसी समय ईरान में भी इलामाइट सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था। और इलामाइट सिविलाइजेशन के दौर में यहां पर एक पर्शियन ट्राइब रहा करती थी। उस पर्शियन ट्राइब ने इस पूरे रीजन में ईरान से लेकर के और टर्की तक के जितने भी ट्राइब्स थे सबको यूनाइट किया और एक एम्पायर डेवलप हुआ, मीडियन एम्पायर। मीडियन एम्पायर और स्ट्रांग हुआ और उसके बैकबोन पर, उसके ऊपर एक नया एम्पायर, एक्मेनिड एम्पायर आया। इट वॉज द फर्स्ट सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। एक्मेनिड एम्पायर को कहा जाता है कि इसके टाइम में पूरे दुनिया का पॉलिटिक्स, पूरी दुनिया का ट्रेड, पूरी दुनिया की फिलॉसफी एंड पोएट्री इसी के इर्द गिर्द घुमा करती थी। यह एक सिविलाइजेशनल स्टेट था, तो इसीलिए इसने अपने सिविलाइजेशनल वैल्यू पर, लोगों के इकोनॉमिकल सोशल डेवलपमेंट पर तो अच्छा काम किया, लेकिन इसने अपने मिलिट्री पर बहुत अच्छा काम नहीं किया। और इसका इंपैक्ट हुआ कि 326 बीसीई में अलेक्जेंडर द ग्रेट का हमला होता है। और अलेक्जेंडर, जिसे हम हिंदी में सिकंदर कहते हैं, अलेक्जेंडर का हमला होता है और अलेक्जेंडर ने इस एक्मेनिड एम्पायर को समाप्त कर दिया। एक्मेनिड एम्पायर समाप्त जरूर हो गया, लेकिन यहां के जो ट्राइब्स थे जिनमें एक सिविलाइजेशनल वैल्यू, सिविलाइजेशनल प्राइड आ गया था, वह समाप्त नहीं हुआ। इसीलिए जब अलेक्जेंडर वापस गया तो उसने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को यहां का रूलर बना दिया, लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और बाद में लोगों ने खुद उसको वहां से भगा दिया। और उसके बाद यहां पर पर्थियन एम्पायर और बाद में फिर ससानियन एम्पायर एग्जिस्ट हुआ। ससानियन एम्पायर के बारे में कहा जाता है कि यह एम्पायर मिलिट्रीली भी बहुत स्ट्रांग था। यह कब तक की बात हो रही है? 651 सीई की बात हो रही है, जबकि अरब रीजन में इस्लाम का जन्म हो चुका है। ससानियन एम्पायर अपने वैल्यू सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहा था और इसने पर्शियन रिलीजन को स्टेट रिलीजन बना दिया। और उसके साथ ससानियन एम्पायर पूरी दुनिया का ट्रेड, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, पोएट्री, फिलॉसफी एंड ज्योमेट्री का सेंटर बन गया। लेकिन हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट्स आते रहते हैं। वह ऐसा ही एक और टर्निंग पॉइंट पर्शियन सिविलाइजेशन ससानियन एम्पायर के साथ हो गया, क्योंकि ससानियन एम्पायर के पैरेलली ही दुनिया में और दो सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी। एक इस्लामिक सिविलाइजेशन जिसको कि रैशिदुन कैलिफेट लीड कर रहे थे, और दूसरी थी बैजेंटाइन एम्पायर जो कि यूरोप में डेवलप हो रही थी। और वह बैजेंटाइन एम्पायर क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी और रैशिदुन कैलिफेट इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ससानियन एम्पायर जोराथ्रुज्म या पर्शियन रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यह तीन रिलीजन का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट भी बना था। पैरेलली तीनों सिविलाइजेशन डेवलप थी, तो इसीलिए इनमें आपस में टकराव भी चल रहा था। और उस टकराव में
रेसिडुन कैलिफेट, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे थे इस्लाम को, जिसमें कि इस्लामिक वैल्यू और इस्लामिक आइडियोलॉजी को एक्सपेंड करने का एक इनहेरेंट नेचर होता है, तो इन्होंने ससानियन एम्पायर पर अटैक किया। और इनके साथ उस समय, क्योंकि ये नया रिलीजन था, तो लोगों में जोश था, पूरी की पूरी ट्राइब्स थी, और यह ससानियन एम्पायर एक सिविलाइजेशन था। सिविलाइजेशनल स्टेट बहुत बर्बर नहीं हो सकता है, लेकिन जो ट्राइबल स्टेट होता है उसमें बर्बरता अधिक होती है, एग्रेशन अधिक होती है, और जब नया रिलीजन है तो उसने और एग्रेशन दे दिया। इंपैक्ट क्या हुआ कि रेसिडुन कैलिफेट ने जब हमला किया तो ससानियन एम्पायर बहुत स्ट्रांग एम्पायर था, लेकिन वह इस रेसिडुन कैलिफेट का सामना नहीं कर सका और वह ढेर हो गया। यह है 651 ईस्वी की बात हो रही है, 651 एडी में। तो 651 एडी में ससानियन एम्पायर डिक्लाइन कर गया। ससानियन एम्पायर डिक्लाइन कर गया और उसके साथ ही इस पूरे रीजन का इस्लामाइजेशन हो गया और यहां पर सुन्नी इस्लाम इंपोज कर दिया गया। लोग पहले से एक न्यूट्रल और एक सिविलाइजेशनल रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, पर्शियन रिलीजन को, जरात्रो रिलीजन को, लेकिन उन पर जब एक नया रिलीजन थोपा गया तो इनके साथ पहले से ही कल्चर भी चला रहा था, तो उस कल्चर ने इस्लाम को इन्फ्लुएंस किया। लेकिन यहां के लोगों में एक कुलबुलाहट थी, वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखना चाहते थे, क्योंकि यह एक ट्राइबल कल्चर था, ट्राइबल आइडेंटिटी थी, ट्राइबल रिलीजन था, और ससानियन एम्पायर पराजित हो गया था। यहां के लोग पराजित हो गए थे, तो उन्होंने उस रिलीजन को एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन इन लोगों से अलग दिखने की इन लोगों में जिद थी कि हम तुम्हारे तरह ट्राइब्स नहीं है, हम सिविलाइजेशनल स्टेट के जर्नी के पार्ट हैं, हमारी एक सभ्यता रही है। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि ससानियन एम्पायर जब इंड होता है तो वहां पर सफाविद डायनेस्टी पावर में आती है 1501 टू 1736, और इस सफाविद डायनेस्टी ने इस्लामिक शासन से खुद को अलग दिखाने के लिए, अरब के इस्लामिक रूल से खुद को अलग दिखाने के लिए स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया कि हमारा जो स्टेट रिलीजन होगा वह शिया इस्लाम होगा, क्योंकि ये अपने आप को सुन्नी इस्लाम से अलग दिखाना चाह रहे थे। इसके साथ ही यहां पर पूरा ईरानियन जो सभ्यता थी वह शिया इस्लाम में डेवलप हो गई। शिया इस्लाम कुछ हद तक जो पर्शियन वैल्यू सिस्टम थी उसको एक्सेप्ट कर लेता था, मतलब कि यहां पर म्यूजिक एक्सेप्टेड था, लोग कल्चर को अपने एंजॉय करते थे, जबकि सुन्नी इस्लाम इन सब चीजों को परमिशन नहीं देता था। तो यह सफाविद डायनेस्टी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ आगे बढ़ रही थी। ये टाइम फ्रेम देख करके आप जान सकते हैं। इसी दौर में इंडिया में एक और एम्पायर आया, मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर, और आप सबको पता है कि जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं पर हमला किया और हुमायूं यहां से भागा, तो वह ईरान में इसी सफाविद डायनेस्टी के यहां आकर के शरण लिया था। तो इस तरीके से ईरानियन का जो सफाविद डायनेस्टी था उसका इंपैक्ट हुमायूं पर पड़ा। हुमायूं जब वापस ईरान से आया तो उसने यहां से दो बड़े बड़े म्यूजिशियंस को भी अपने साथ लेके आया और पेंटर को भी साथ लेकर के आया। तो इस तरीके से ईरानी म्यूजिक और ईरानी पेंटिंग इंडिया में इंटर करती चली गई, और इंडिया का जो ट्रेडिशनल शास्त्रीय संगीत था उसका ईरानियन संगीत के साथ फ्यूजन हो गया और एक नई संगीत शैली, हिंदुस्तानी संगीत शैली डेवलप हो गई। तो इस तरीके से ईरान में सफाविद एम्पायर बहुत स्ट्रांग पावर के साथ डेवलप होकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे एक टाइम के बाद एक एम्पायर समाप्त होता है और वहीं से एक दूसरा एम्पायर भी एस्टेब्लिश होता है। तो यह जो दौर था, उस दौर में, जबकि हम 1736 की बात कर रहे हैं, जब पूरे दुनिया में यूरोपियन पावर अटैक कर रही थी, तो उस समय सफाविद भी उससे बच नहीं सके और 1736 के आसपास सफाविद डायनेस्टी डिक्लाइन कर गई और यहां पर एक नई डायनेस्टी, कजार डायनेस्टी, पावर में आ गई। लेकिन कजार डायनेस्टी के साथ एक प्रॉब्लम था। कजार डायनेस्टी के साथ प्रॉब्लम यह था कि कजार डायनेस्टी में जब ये आगे बढ़ रहे थे,
कजार डायनेस्टी वाले, तो उसी समय ब्रिटेन भी अपना पावर एक्सपेंड कर रहा था और रसिया भी अपना पावर एक्सपेंड कर रहा था। तो दोनों ने अपना पावर यहां पर कजार डायनेस्टी पर थोप दिया। कजार डायनेस्टी उतना पावरफुल डायनेस्टी था नहीं, तो इसलिए रसियन और ब्रिटिश दोनों के इन्फ्लुएंस में आ गया और पूरी कजार डायनेस्टी में जो भी रिसोर्सेस थे वह रसियन और ब्रिटेन दोनों ने मिलकर के यूज करना शुरू किया। इससे जो ईरानियन सिविलाइजेशन के लोग थे उनमें गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम फॉरेन पावर हमारे पॉलिटिक्स को, हमारे कल्चर को, हमारे सिविलाइजेशन को, हमारी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और हम उनसे ज्यादा पुरानी सभ्यता के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनसे रूल्ड हो रहे हैं। हालांकि वह डायरेक्ट रूल नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका पूरा कंट्रोल था इस पर। तो लोगों ने फिर जल्दी ही इस कजार डायनेस्टी को रिवोल्ट कर दिया और उस रिवोल्ट का लीडर था रेजा खान। रेजा खान एक मिलिट्री जनरल था कजार डायनेस्टी के अंदर ही, और जब इसने अटैक किया, पूरी कू को लीड किया, तो 1921 की यह घटना है। इसने 1921 में ईरान का जो तेहरान सिटी था उस पर कब्जा कर लिया और उसके साथ ही जो कजार डायनेस्टी थी वह डिक्लाइन हो गई। कजार डायनेस्टी एक कमजोर डायनेस्टी थी, तो इसीलिए कमजोर डायनेस्टी के टाइम में लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है। तो कजार डायनेस्टी के जो शाह थे वो पावरफुल नहीं थे, तो लोग जब उनसे नाराज हो रहे थे तो लोगों की नाराजगी से बचने के लिए उन्होंने मजलिस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। मजलिस सिस्टम, जिसे आज ईरान की जो पार्लियामेंट है, संसद है, जिसे मजलिस कहा जाता है, तो वह मजलिस सिस्टम कजार डायनेस्टी के टाइम में डेवलप होना शुरू हुआ। अब इस मजलिस सिस्टम में थे कौन? तो उस दौर के जितने भी मुल्ला मौलवी थे और जो अपर क्लास था उसने इस मजलिस में अपना इंपैक्ट बना लिया। तो इस तरीके से कजार डायनेस्टी अपने सर्वाइवल के लिए जो सोसाइटी के लीडर क्लास थे, सोसाइटी के रूलर क्लास थे और जो मुल्ला मौलवी थे, उन सबको मिलाकर के यह मजलिस सिस्टम में उनको शामिल कर लिया ताकि वो नाराज नहीं रहे और हमारी सत्ता चलती रहे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। इस मजलिस सिस्टम में जो आए थे वह इलीट थे, तो उन्होंने भी इसी कजार डायनेस्टी की तरह लोगों का शोषण जारी रखा। तो लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और उसका फायदा इसी कजार डायनेस्टी का जो मिलिट्री जनरल था रेजा खान, इसने उठाया। इसने 1921 पे तेहरान पर कब्जा कर लिया और फिर 1924 में इसने खुद को ईरान का शासक डिक्लेयर कर दिया, ईरान का खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। इसके साथ ही ईरान में पहलवी डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। 1921-1924 एक ऐसा दौर है जबकि पूरी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जस्ट बाहर निकली है। टर्की में भी मुस्तफा कमाल पाशा आ चुके हैं और यह रेजा खान जानता था कि अभी पूरी दुनिया में ब्रिटेन सुपर पावर है और अगर हम ईरान को बहुत लंबे टाइम तक एक बड़ा एम्पायर बनाकर के स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो हमें यूरोपियन का सहयोग चाहिए। और यूरोपियन का सहयोग तभी आएगा जब हम यूरोप के देशों को बताएंगे कि देखो हम तुम्हारे वैल्यू सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि टर्की में मुस्तफा कमाल पाशा कर रहे थे। मुस्तफा कमाल पाशा ने भी टर्की में वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर थोप दिया, वहां के इस्लामिक कल्चर को हटा करके, और वहां पर वेस्टर्न सिस्टम, वेस्टर्न ड्रेस कोड, वेस्टर्न स्टाइल सब कुछ थोप दिया गया। तो रेजा खान ने भी वही काम ईरान में करने का सोचा। रेजा खान ने फाइनली, चूंकि वहां के लोगों को एक स्टेबिलिटी की जरूरत थी, कजार डायनेस्टी में स्टेबिलिटी थी नहीं, फॉरेन इन्फ्लुएंस था, तो लोगों को स्टेबिलिटी की जरूरत थी और रेजा खान एक मिलिट्री जनरल के रूप में आया था, तो पावरफुल इमेज थी इसकी, तो इसलिए लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। रेजा खान, इसने प्रॉमिस किया था कि हम विदेशी इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो लोगों में जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स थी उसको भी इसने अपने साथ कनेक्ट कर लिया, उसके साथ प्राइड, पावर, प्रोग्रेस एंड वेस्टर्नाइजेशन, इसको अपना, इन्होंने, रेजा खान ने अपना एक आइडेंटिटी बना लिया।
कि हम ईरानियन प्राइड को लेकर के वापस आ गए हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम प्रोग्रेस करने के साथ साथ फॉरेन इन्फ्लुएंस को डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करेंगे। इसने ब्रिटेन को संदेश दे दिया कि हम आपके कल्चर को, वेस्टर्नाइज कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्टली यहां पर अटैक मत करना। ब्रिटेन भी इससे खुश हो गया। बिल्कुल, ब्रिटेन को क्या चाहिए था? ईरानियन रिसोर्सेस, ईरान के साथ अच्छे रिलेशन, क्योंकि ईरान में रेजा खान एंटी कम्युनिस्ट एक आइकॉन के रूप में आया था और इसीलिए यह रसिया के अगेंस्ट था। तो ब्रिटेन को भी इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, तो ब्रिटेन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि बहुत दिन तक रेजा खान रहे नहीं और 1925 में उनके बेटे रेजा शाह पहलवी, इनका शासन शुरू होता है। और इस दौर में, रेजा शाह पहलवी के दौर में, ईरान बहुत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उतने ही तेजी से वेस्टर्नाइज हो गया। जैसे अगर आप लोग एक यह इमेज देख सकते हैं, ईरानियन वीमेन की इमेज है। यह कजार डायनेस्टी के दौर की महिलाएं हैं जिन्होंने कि इस्लामिक कपड़े पहन रखे हैं, पूरा बॉडी ढका हुआ है, सिर्फ फेस ओपन है। लेकिन पहलवी डायनेस्टी में जब आप आते हैं तो उस दौर की अगर महिलाओं को देखें तो इनका पूरा का पूरा वेस्टर्नाइजेशन हो गया है। ये पूरा फ्रीडम एंजॉय कर रही हैं, इंडिविजुअल पावर एंजॉय कर रही हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाती हैं, पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं और वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं। लेकिन उसके बाद आता है 1979 का इस्लामिक रिपब्लिक, जो कि वर्तमान में ईरान को रूल कर रहा है। उस दौर में महिलाएं और ज्यादा कवर्ड हो गई, उनके फंडामेंटल राइट खत्म हो गए और उनको फिर से पढ़ने, म्यूजिक, इन सब चीजों पे पाबंदी लगाने की शुरुआत हो गई। तो पहलवी डायनेस्टी ने मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, हालांकि मॉडर्नाइजेशन किया, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वेस्टर्नाइजेशन अधिक थोप दिया गया। अब यह बात भी लोगों को नागवार गुजर रही थी, लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। साथ ही पहलवी ने जो लोगों की एक रिप्रेजेंटेटिव संस्था थी, कजार डायनेस्टी ने जो मजलिस बनाई थी, उस मजलिस को पावरलेस कर दिया और उसमें जो क्लैरिक थे, जो मौलवी बैठे हुए थे, उनको हटा करके भगा दिया। तो उनमें, क्योंकि वो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उनमें इस डायनेस्टी के अगेंस्ट गुस्सा आ गया। साथ ही यह डायनेस्टी इस्लाम के किसी भी रूल को मान ही नहीं रही थी, पूरा का पूरा वेस्टर्नाइजेशन इंपोज कर रही थी। लेकिन इंपैक्ट इससे अलग और भी हो गया कि ईरान में ऑयल मिला और उस ऑयल का फायदा जो ईरान का इलीट क्लास था सिर्फ वही उठा रहा था। 1971 की बात है, वहां पर पूरे दुनिया में ऑयल इंडस्ट्री 1971 के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ी। ईरान में भी बड़े मात्रा में ऑयल रिसोर्स मिले और उस ऑयल रिसोर्स को वहां की सरकार ने, जो पहलवी डायनेस्टी थी, उसने सेल किया मेनली यूरोपियंस को, और उसका पूरा पैसा ईरान का अपर क्लास खा गया। अब जो आम लोग हैं, जब तक सोसाइटी में डिस्पैरिटी दिखती नहीं है तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन जब सोसाइटी में डिस्पैरिटी दिखने लगती है कि कोई रॉयल लाइफ जी रहा है और कोई एकदम गरीबी में जी रहा है, तो लोग जो गरीबी में जी रहे होते हैं उनमें एग्रेशन की भावना आती है, उनमें रिवोल्ट की भावना आती है। और ईरान में वही हुआ। इस दौर में ईरान के पहलवी डायनेस्टी ने यह रियलाइज कर लिया कि हमारे अगेंस्ट लोगों में गुस्सा हो रहा है, तो उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, सेवक सिस्टम। उसे सेवक सिस्टम कहा गया। सेवक सिस्टम में क्या हुआ? सेवक सिस्टम में ईरान की अपनी जो मिलिट्री थी उससे अलग हट करके रजा शाह पहलवी ने कुछ लोगों को, जो उनके लॉयलिस्ट थे, उनको लेकर के एक मिलिट्री बनाई। और वह इनफॉर्मल मिलिट्री थी जिसका काम था गांव गांव में घूम करके लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और जो भी इस डायनेस्टी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं उनको पनिश करना। तो इस सेवक सिस्टम ने ईरान के लोगों को और ज्यादा भड़का दिया। साथ ही जो लोगों की आवाज थी, उसको रिप्रेजेंट करने वाली संस्था मजलिस थी, उस मजलिस को भी लगभग पहलवी ने क्रश कर दिया था। तो अब लोगों को अपनी आवाज सुनाने के लिए रिवोल्ट करना पड़ता था, आंदोलन करना पड़ता था, लेकिन सामान्य रूप से लोगों की आवाजों को सुना ही नहीं जाता था। और इसका फायदा उठाया ईरान के
क्लैरिक क्लास में। उन्होंने क्या किया कि जो मस्जिद में शुक्रवार की नमाज होती थी, फ्राइडे की जो प्रेयर्स होती थी, उन प्रेयर्स के साथ इस राजा के अगेंस्ट लोगों को भड़काना शुरू किया। चूंकि लोगों में जॉब थी नहीं, लोग सफर कर रहे थे, पॉवर्टी थी, और अपर क्लास इरानियन ऑयल बेच करके और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। तो जब क्लैरिक में लोगों को भड़काना शुरू किया तो लोग इजीली उनके इन्फ्लुएंस में आ गए और पहलवी डायनेस्टी अपने आप में ही अपना कब्र खोदने लगी। इंपैक्ट यह हुआ कि 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, और यह इस्लामिक रिवॉल्यूशन की एक फोटो है जो उस दौर की ली गई है। इसमें लिखा गया है, एवरीवन हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट। एवरीवन हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट, मतलब यह कहना चाह रहे थे कि जो मजलिस सिस्टम को तुम अबॉलिश कर चुके हो, हमें उसको मजलिस सिस्टम को फिर से रीइंस्टॉल करो और हमें हमारी बात कहने का अधिकार दो। तो यह एक्चुअली इस्लामिक कल्चर थोपने के लिए, रेडिकल इस्लामाइजेशन करने के लिए लोगों का गुस्सा नहीं था। लोगों का गुस्सा था सरकार के लेविश लाइफ स्टाइल के अगेंस्ट, इनकम डिस्पैरिटी के अगेंस्ट, और लोगों का जो डिसेंट था, लोगों की जो आवाज थी, उसको कुचलने के अगेंस्ट था। लेकिन इस पूरे मॉब को लीड किया इस क्लैरिक ने, और रूहोल्लाह खमेनेई इनका नाम है। इनको भगा दिया गया था, मजलिस के भी मेंबर हुआ करते थे, इनको भगा दिया गया था। तो इन्होंने इस पूरे मॉब का फायदा उठाया और 1979 में इंटर कर गए ईरान में। जब ये ईरान में इंटर कर गए तो पूरी मॉब को एक लीडर मिल गया। अब तक वह मॉब लीडरलेस थी, लेकिन पहली बार 1979 में इनके साथ पूरी भीड़ को एक लीडर मिल गया, और जैसे ही लीडर मिला भीड़ इनके साथ खड़ी हो गई। लोगों ने यह नहीं सोचा कि यह रेडिकल इस्लामाइजेशन का दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनको पहलवी को हटाना था और जो उसके अगेंस्ट था सभी उसके साथ खड़े हो गए। अब वही इंपैक्ट हुआ कि जैसे ही क्लैरिक ईरान के धरती पर आया, वैसे ही राजा शाह पहलवी को ईरान छोड़ करके भागना पड़ा। तो आप लोगों ने ईरान के प्रॉब्लम को समझ लिया। आज की जो ईरान की यूथ है वह इस खमेनेई, जो कि रूहोल्लाह खमेनेई है, इनके जो अभी के रिप्रेजेंटेटिव है अली खमेनेई, उनके अगेंस्ट पूरा यूथ भड़का हुआ है। क्यों भड़का हुआ है? क्योंकि वह रेडिकल इस्लामाइजेशन के अगेंस्ट है। वह चाहता है कि 21st सेंचुरी में लोगों की तरह ओपननेस, फंडामेंटल राइट्स एंड सेकुलर लाइफ जिए। अपने तरीके से पूरी दुनिया को देख रहा है वो डेवलप करते हुए, और अपने यहां एक कट्टर इस्लामिक रूल या कट्टर रिलीजियस आइडियोलॉजी के साथ रूल्ड होता हुआ देख रहा है। और उस दौर में जबकि बाकी के इस्लामिक कंट्री, जो अरब की इस्लामिक कंट्री हैं, वो खुद को मॉडरेट कर रहे हैं, खुद को लिबरल कर रहे हैं, लोगों को राइट्स दे रहे हैं, और उस दौर में ईरान अपने लोगों के राइट्स को क्रॉस कर रहा है, तो यह लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। आज का यूथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या अपने पेरेंट्स को कोस रहे हैं कि इन्होंने 1979 में क्यों इस रूल को इंपोज होने दिया। लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं कि जब भी लोगों में सत्ता के अगेंस्ट गुस्सा होता है तो उसका लाभ हमेशा कोई ना कोई इलीट ही उठाता है, और वही उस डिसेंट को लीडरशिप देता है और पूरा फायदा गटक जाता है, लोगों को वो फायदा नहीं मिलता है। लेकिन दौर बदल रहा है, अब सोशल मीडिया है, लोगों के पास सारी जानकारी है, लोग दुनिया को डेवलप होते देख रहे हैं, दुनिया के लोगों में इंटरेक्शन हो रहा है। तो इस दौर में अगर रिवॉल्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इस रिवॉल्यूशन से भी हो सकता है कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए। लेकिन यह रिजीम चेंज कितना स्टेबल होगा यह अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि अभी भी ईरान में कोई एक यूनिटी नहीं है। अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग आइडियोलॉजी सिर्फ इसलिए एक साथ हो गई है क्योंकि उन्हें यह क्लेरिक रूल पसंद नहीं आ रहा है।
उनको अपना पावर शो करने का, अपना रिलीजियस, अपना लेविश लाइफ स्टाइल जीने का मौका नहीं मिल रहा है। तो अलग अलग आइडियोलॉजी, चाहे वो पहलवी डायनेस्टी के प्रिंस हो या फिर अलग अलग क्लरिक ग्रुप है, वहां पर रहने के कम्युनिस्ट ग्रुप भी है और स्टूडेंट्स भी हैं, सबके अपने अपने ख्वाब हैं। लेकिन चूंकि दुश्मन एक है इसलिए सभी एक हो गए हैं। लेकिन अगर यह दुश्मन हरा दिया गया तो फिर क्या ईरान स्टेबल हो पाएगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यह एक संदेश भी है दुनिया के उन सभी देशों में कि जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, क्योंकि अमेरिका ने जहां जहां भी डेमोक्रेसी के नाम पर पॉलिटिकल सिस्टम को डीस्टेबल किया, चाहे वह इराक हो, अफगानिस्तान हो और कोई भी जहां पर भी उसने हमला किया, कुवैत हो वह या फिर लीबिया हो, वहां पर बाद में जैसे ही वहां का शासक समाप्त हुआ वहां पर इनस्टेबिलिटी आ गई और आज तक इनस्टेबिलिटी बनी हुई है। तो जो आपका सिस्टम है उस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने से पहले उसके आउटकम को भी सोचना बहुत जरूरी होता है। हालांकि जब लोग सत्ता से, पावर से नाराज होते हैं तो ये सब चीजें नहीं सोचते हैं। बांग्लादेश में भी यही सेम चीजें दोहराई गई। लोगों ने एक सत्ता को हटाया जरूर, लेकिन उसको हटाने के समय वे सभी आइडियोलॉजी के लोग एक साथ इकट्ठे हो गए थे। लेकिन जब वो सत्ता हट गई तो वे अब एक साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं है। अब आगे देखते हैं कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होता है और उसी तरीके से ईरान का भविष्य क्या होता है। यह बहुत कुछ डिपेंड करेगा वहां के लोगों पर। वहां के लोग ईरान के रेवोल्यूशन से सीख लेते हैं या फिर से वही सेम मिस्टेक्स को दोहराते हैं और फिर से ईरान में इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है पूरा ईरान इशू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे जो भी होता है वह ईरान के हिस्ट्री का ही इंपैक्ट होगा। तो हम लोग इसको नजर बनाए रखेंगे। फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।